जरा सोचिए, दो मौतें हुई हैं। एक सड़क पर अचानक हुई लड़ाई में और दूसरी किसी को सोच समझकर जहर देकर मारा गया है। अब सवाल यह है कि क्या कानून की नज़र में ये दोनों एक ही तरह के जुर्म हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत इन दोनों के बीच एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही बारीक लाइन है। तो चलिए आज इसी अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम मूल अवधारणा को देखेंगे, फिर उस एक निर्णायक कारक की बात करेंगे जो इन दोनों को अलग करता है। उसके बाद उन 5 खास अपवादों को समझेंगे जो पूरे केस को पलट सकते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि इस फर्क से सजा पर कितना बड़ा असर पड़ता है। चलिए तो सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। देखिए, क्रिमिनल लॉ में ना कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के रिश्ते को समझने का सबसे अच्छा तरीका है जीनस और स्पीशीज का कॉन्सेप्ट। अब ये सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक लीगल फैमिली ट्री हो। तो इस फैमिली ट्री की जो जड़ है, या कह लें जो पूरा खानदान है, वो है कल्पेबल होमिसाइड। भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 इसे जीनस कहती है, मतलब कि ये एक बड़ी, एक मूल श्रेणी है। ज्यादातर गैर कानूनी मौतें इसी में आती हैं। और यहाँ जो एक शब्द सबसे ज्यादा जरूरी है वो है संभावना या लाइकली। और फिर आता है मर्डर। अगर कल्पेबल होमिसाइड पूरा खानदान है, तो मर्डर उस खानदान का सबसे, कह सकते हैं, सबसे गंभीर सदस्य है। ये है स्पीशीज। धारा 101 कहती है कि ये कल्पेबल होमिसाइड का ही एक ज्यादा सीरियस, एक ज्यादा संगीन रूप है, जहां मामले की गंभीरता बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहीं पर कानून का वो गोल्डन रूल आता है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देता है। वो ये है कि हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता। सोचिए इस पर। इसका मतलब है कि मर्डर एक तरह का कल्पेबल होमिसाइड है, पर हर कल्पेबल होमिसाइड उतना संगीन नहीं होता कि उसे मर्डर कहा जा सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो इन दोनों में फर्क करती है? वो क्या है जो एक मौत को कल्पेबल होमिसाइड बनाता है और दूसरी को मर्डर? जवाब है दिमाग में क्या चल रहा था। जी हाँ, अपराधी की मानसिक स्थिति, जिसे कानून की भाषा में कहते हैं मेंस रिया, यानी गिल्टी माइंड या दोषी मन। और ये फर्क ना बहुत ही मजेदार है। ये फर्क है निश्चितता यानी सर्टेनिटी का। कल्पेबल होमिसाइड में मौत होने की बस एक संभावना होती है, एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जब बात मर्डर की आती है तो मौत लगभग तय होती है, मतलब पूरी संभावना है कि मौत होगी ही होगी। बस यही सारा खेल है। इस टेबल से ये चीज और भी साफ हो जाती है। कल्पेबल होमिसाइड का दायरा, जैसा कि हम देख सकते हैं, काफी बड़ा है। इसमें मेंस रिया या दोषी मन का लेवल कम भी हो सकता है, पर मर्डर का दायरा बहुत छोटा है। ये सिर्फ उन खास और संगीन सिचुएशंस के लिए है जहां इरादा एकदम साफ, एकदम पक्का हो। बीएनएस खुद इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देता है। सोचिए जरा, कोई इंसान एक भरी हुई तोप को भीड़ में दाग देता है। अब उसका इरादा किसी एक खास आदमी को मारने का नहीं है, लेकिन उसे ये तो पता है ना कि उसका ये काम इतना खतरनाक है कि पूरी संभावना है कि किसी न किसी की मौत तो होगी ही। बस यही ज्ञान, यही नॉलेज उसके इस एक्ट को मर्डर बना देती है। लेकिन कानून हमेशा सीधा सीधा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। वो इंसानी बर्ताव की जटिलताओं को समझता है। कानून ये मानता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां कोई काम दिखने में तो मर्डर लगे, पर वो असल में उतना संगीन ना हो। और यहीं पर आते हैं वो 5 खास अपवाद जो मर्डर के चार्ज को घटाकर कल्पेबल होमिसाइड कर सकते हैं। तो धारा 101 में ये 5 अपवाद कौन कौन से हैं? पहला, गंभीर और अचानक उकसावा, जब कोई गुस्से में अपना आपा खो बैठे। दूसरा, जब कोई प्राइवेट डिफेंस में अपनी जान बचाते हुए जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर ले। तीसरा, जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर ले। चौथा, अचानक हुई लड़ाई झगड़े की गर्मा गर्मी में हुई मौत जिसमें कोई पहले से प्लानिंग ना हो। और पांचवा, जो कि काफी रेयर है, जब 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति अपनी मौत के लिए सहमति दे दे। तो सवाल यह है कि ये अपवाद हैं ही क्यों? देखिए, कानून ये समझता है कि कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में, जैसे जब कोई अपना कंट्रोल खो देता है या अच्छे इरादे से काम कर रहा होता है, तो उसका इरादा उतना संगीन नहीं होता जितना एक सोची समझी प्लान की भी हत्या में होता है। ये अपवाद इसी मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हैं।
अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी नतीजों पर, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का ये फर्क सिर्फ कानूनी किताबों के लिए नहीं है। इसका सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ता है सजा पर, और ये फर्क जमीन आसमान का हो सकता है। ये चार्ट इस फर्क को एकदम साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, अगर कल्पेबल होमिसाइड सिर्फ नॉलेज यानी ज्ञान के आधार पर हुआ है तो सजा 10 साल तक हो सकती है। अगर उसमें इंटेंशन यानी इरादा भी था तो सजा बढ़कर कम से कम 5 साल से लेकर उम्र कैद तक जा सकती है। लेकिन मर्डर के केस में जंप देखे कितना बड़ा है, सजा सीधे उम्र कैद या फिर मौत की सजा है। बीएनएस की धारा 103 में मर्डर की सजा के बारे में साफ साफ बताया गया है। सजा बहुत सख्त है, या तो मौत की सजा या फिर उम्र कैद, साथ में जुर्माना भी लग सकता है। और हाँ, इसमें मॉब किलिंग यानी जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर जाति या नस्ल के आधार पर किसी की हत्या करते हैं, उसके लिए भी खास और कड़े नियम बनाए गए हैं। दूसरी तरफ धारा 105 में कल्पेबल होमिसाइड की सजा दी गई है, और यहाँ सजा इस बात पे टिकी है कि इरादा था या सिर्फ ज्ञान था। अगर इंटेंशन था तो सजा ज्यादा गंभीर होगी, और अगर सिर्फ नॉलेज थी कि ऐसा हो सकता है तो सजा कम होगी। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो ये बात अब तक बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि ये जो कानूनी फर्क है ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल जिंदगी में किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। किसी पर कौन सी धारा लगेगी ये फैसला उसकी किस्मत तय कर देता है। ये हमारे जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को फटाफट समेट लेते हैं। 3 बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, कल्पेबल होमिसाइड जीनस है यानी बड़ा परिवार, और मर्डर उसकी एक स्पीशीज है यानी सबसे संगीन सदस्य। दूसरी, इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है सर्टेनिटी का, संभावना और लगभग तय होने का। और तीसरी बात, कानून में वो 5 अपवाद हैं जो मर्डर जैसे संगीन जुर्म को भी कल्पेबल होमिसाइड में बदल सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या हमारा कानून किसी के काम और उस काम के पीछे की नीयत के बीच सही बैलेंस बना पाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक्ट की बात नहीं है, ये इंटेंशन की बात है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।